लेकिन अब इस भाई की सूरत में उन्हें एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त सहारा मुयस्सर है। आतिफ ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, भाईजान बारूदा जैकी का नाम तो कहीं मैंने भी सुना हुआ है। वो शुरू में एक्टिंग वगैरह करता था। शुरू में नहीं, मैंने कहा, वो शुरू ही से फाइटर था। एक्टिंग वगैरह में तो उससे लोगों ने बाद में घसीटा और यकीनन उसने दोनों मैदानों में बड़ा नाम कमाया था, मगर वक्त और जिंदगी ने उससे वफा न की। आपने हमें एक दर्दनाक कहानी सुनाई है। आतिफ ने जैकी और शकुंतला की पूरी रुदात सुनने के बाद कहा। इमरान ने ठंडी सांस ली। एक और दर्दनाक कहानी भी है, लेकिन वो फिर कभी सही। मेरे दिल पर घूंसा सा लगा। यकीनन इमरान का इशारा सुल्ताना वाले अंदुनाक वाक़े की तरफ था। सुल्ताना का ख्याल आते ही बालू की छोटी छोटी गोल आंखें भी मेरी निगाहों में घूमने लगी। फर्क के मासूम चेहरे पर अंदेशे से थे। वो इमरान से मुखातिब होकर बोला, भैया आप कह रहे हैं कि जॉर्ज गोरा बहुत बड़ा बदमाश था, उसके साथी और रिश्तेदार भी ऐसे ही होंगे। सुना है कि वो लोग ऐसी दुश्मनियों को भूलते नहीं। कहीं को खतरा तो नहीं? किस बात का? वो जॉर्ज गोरा भाई के पीछे यहाँ आ जाए। इमरान ने जॉर्ज गोरा वाली रुदात में फरा और आतिफ को यह नहीं बताया था कि सांबर मुकाबले में जॉर्ज गोरा की अंतड़ियां उखाड़ने में बिखर गई थी और वह हलाक हो गया था। इमरान ने फकत इसके जख्मी होने का जिक्र किया था। फरा बेचारी को क्या मालूम था कि जॉर्ज गोरा ही नहीं और कई अफराद भी मेरे हाथों राहे अदम हो चुके हैं। और तो और कासमिया की खूनरेज लड़ाई का नक्शा ही हम खींच देते तो फरा और आतिफ हक्का बक्का रह जाते। अब वो सारी बातें कुछ का अफसाने की तरह लगती थी। इमरान ने फरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ताबिश और जॉर्ज के दरमियान कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था। वो एक मुकाबला था। इसके लिए बाकायदा शर्तें लिखी गई थी और मुकाबले में किसी की भी हार जीत हो जाती है। वैसे भी वो बाब अब बंद हो चुका है। यहाँ भांडिया स्टेट में भी 14 अगस्त हो चुका है। 14 अगस्त? फरा ने पूछा। भाई योम आज़ादी। गोरे बोरिया बिस्तर समेट कर भाग लिए वहां से। फरा और आतिफ हमसे सवाल करते रहे, हम जवाब देते रहे। वो ताज्जुब में डूब कर सुनते रहे। ये सब कुछ उनके लिए किसी कदीम कहानी जैसा था। हीटर रोशन था, हम चाय पी रहे थे और खिड़कियों से बाहर लाहौर के वसत को गहरी धुंध ढांपती जा रही थी। हम सब कुछ फरा और आतिफ को नहीं बता सकते थे। मैंने उन्हें अपनी 4 साल तवील कहानी के मुख्तलिफ टुकड़ों से आगाह किया। मेरे डिफेंस की कोठी में सीढ़ियों से गिरना, अपने होशा हवास और इसी हालत में भांडिया स्टेट पहुंच जाना, मैंने सब कुछ फरा और आतिफ को बताया। ये सब सुनकर वो हैरत के समंदर में डूब गए कि यहाँ से उजल होने के बाद मैं करीबन 2.5 साल तक अपने होशो हवास ही में नहीं रहा। यानी मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। मैंने भांडिया स्टेट के हालात भी उन दोनों को बताए। वहाँ की कोहना रस्में, वहाँ के तनाज़े, अंग्रेज़ों और मकामी लोगों की कशमकश, वहाँ के फरसुदा अकीदे और मार धाड़। मैंने बहुत कुछ फरा और आतिफ की गोश गुजार किया। वह हैरत के समंदर में डूब डूब कर उबरते रहे। रात का एक गुफ्तगू का रुख एक बार फिर माँ जी और सरवत की तरफ चला गया। शुरू में पुलिस ने माँ जी की मौत को हादसा करार दिया था, मगर बाद अज़ां इमरान की कोशिश से मकामी थाने में FIR दर्ज हुई थी। इसमें सेठ सिराज, उसके कारिंदे शेरे और अकबर के नाम शामिल थे। तफ्तीश शुरू हुई थी तो सेठ सिराज के कई और जराइम भी सामने आए, जिनमें नवादरात की हेरा फेरी, डकैती और अगवा के इल्जाम थे। इस पर 3-4 और पर्चे कट के पर्चों की परमार और इमरान के बढ़ते हुए खौफ से वो एकदम जेर जमीन चला गया था। शेरा और उसके 2-4 करीबी साथी भी रुपोश हो गए थे। इस सारे मामले का एक अहम किरदार सिराज का लफंडर बेटा वाजिद था। यह वाजिद उर्फ वाजी ही था जिसने सलमनाक कहानी का आगाज किया था। उसने एक छोटी सी बात से मुश्तइल होकर सरवत को अपना गुंडागर्दी का निशाना बनाया था। इस सड़क से उठाकर ले गया था और फिर धीरे धीरे बात कहां से कहां पहुंच गई थी। वाजी के बारे में इमरान ने बताया था कि सेठ सिराज ने रुपोश होने से पहले ही बेटे को बैरून मुल्क फरार करवा दिया था। वो यूरोपी के किसी मुल्क में था। मैंने फरा और आतिफ से पूछा, तुम दोनों के पास सरवत के बारे में क्या इतला है? सरवत के नाम पर दोनों के चेहरों पर गम की परछाइयां लहरा की। फरा ने कहा, इस बारे में भी आपको इमरान भाई ही बता सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बताता, बस यही कहता है कि 1.5-2 साल पहले तक वो जर्मनी में थी। यूसुफ नामी एक लड़के से उसकी मंगनी हुई थी, शादी हो चुकी है या नहीं, इस बारे में ये कुछ नहीं बताता। मुझे मालूम ही नहीं तो क्या बताऊं। अब हम आ गए हैं, जर्मनी भी हमसे कौन सा दूर है, देख लेते हैं वहां क्या हालात है। इमरान ने कहा, पता नहीं क्यों वो जब भी सरवत के बारे में बात करता था मुझे लगता था कि वो कुछ छुपा रहा है। हमारी गुफ्तगू को अचानक ब्रेक लग गए। इमरान के मोबाइल पर कॉल आ गई थी। ये जान मोहम्मद साहब की कॉल थी। जान मोहम्मद साहब की मुदब्बिर और हमदर्द शख्सियत ने मुझे मुतासर किया था। इमरान की रुदात सुनने के बाद मैंने एक बड़ी सर्कस कंपनी के इस करता धरता के बारे में जो तसव्वुर कायम किया था वो उस पर पूरे उतरते थे। उन्होंने फ़ोन पर इमरान को बताया कि मिस्टर रेयान विलियम का भतीजा गैरी बात करना चाह रहा है। ये वही नौजवान था जिसने 8-10 रोज बाद एक ज़बरदस्त इवेंट में हिस्सा लेना था। इमरान इससे बातें करता हुआ बाहर चला गया। मैं फरा और आतिफ फिर अपनी गुफ्तगू में मसरूफ हो गए।
फरा की बातों से पता चल रहा था कि इसे मेरे मिलने की बेइंतहा खुशी भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक फिक्र भी घेरती जा रही है। इसका ख्याल था कि मैं माँ जी के कातलों से बदला लेने के लिए अब खतरे मोल लूंगा। वो बार बार कह रही थी कि अगर मुझे कुछ करना ही है तो कानूनी तरीके से करूं। आतिफ एक बड़े वकील का पता बता रहा था। इसका कहना था कि वो उसके एक दोस्त का वालिद है और माकूल फीस पर यह केस बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकता है। इन दोनों की संजीदा गुफ्तगू से पता चलता था कि गुजरे हुए 3.5-4 बरसों में वो दोनों काफी मेच्योर हो गए हैं। इन दोनों की तबीयत का लाउबालीपन और शौकी अब इनके अंदर कहीं दब चुकी थी। इनकी इस तब्दीली ने न जाने क्यों मुझे आजुर्दा किया। मैं इन दोनों की बातें सुनता रहा और असबात में सर हिलाता रहा। मेरे अंदर कुछ और तरह की आग चल रही थी। सेठ सिराज और शेरा अभी तक मंजर से ओझल थे। इमरान ने अपने जराए से पता करवाया। मालूम हुआ कि 8-10 माह पहले सेठ सिराज कराची में देखा गया था। वहां उसने सियासी शख्सियत के बेटे की शादी में शिरकत की थी। एक खूबसूरत थाई खातून भी उसके साथ थी। क्याफा था कि वो थाईलैंड से आया था और वहीं वापस चला गया था, लेकिन यह भी मुमकिन था उसने पसे पर्दा रहकर कराची ही में अपनी जायज और नाजायज सरगर्मियां जारी रखी हों। मेरे और इमरान के दरमियान तय था कि हम जल्द से जल्द सेठ सिराज और शेरे का खोज लगाएंगे, लेकिन इससे पहले इमरान को वो काम भी सर अंजाम देना था जिसके लिए मुझे और उसे इलाहाबाद से उठाकर यहाँ लाहौर पहुंचा दिया गया था। यह सब कुछ अजीब ड्रामाई तरीके से हो रहा था। हम वहीं पहुंचे थे जहां हमें पहुंचना था, लेकिन किसी और ढंग से। परेशानी की बात यह थी कि इकबाल, मैडम सफूरा और बालू वगैरह अभी तक इंडिया ही में थे। मिस्टर यान विलियम ने इमरान से वादा किया था कि इन पर कोई आंच नहीं आएगी और वो जहां भी हुए उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में यान विलियम ने उत्तर प्रदेश में बहुत से मकामी लोगों को मुतहर्रिक कर दिया था और उम्मीद थी कि 2-4 दिन के अंदर इस सिलसिले में कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। जहां तक मेरा अंदाजा था, इमरान भी इस हवाले से लाताल्लुक नहीं था। वो अपने तौर पर भी कोशिश कर रहा था। 28 तारीख सर पर थी। वो दिन करीब आ रहा था जब इमरान को एक बड़ी आजमाइश से गुजरना था। यान विलियम ने इमरान को VVIP मेहमान की हैसियत दे रखी थी। वो उसी शानदार विला में रह रहा था जहां हम लाहौर पहुंचते ही उतरे थे। ये जगह मशहूर मिंटो पार्क के करीब वाक़ थी। करीबन 8 केनाल पर फैली हुई इस कदीम कोठी के अंदरूनी आराइश जबरदस्त थी। बुलंदोबाला सतून, महराबी दरवाजे, ऊंची छतें और चारों तरफ अहाते में ऊंचे दरख्त। ये अंग्रेजों के दौर की रहाइशगाह थी। कभी यहाँ कोई बड़ा अंग्रेज लाट रहाइश पजीर था। उसे गर्म दोपहरें गुजारने के लिए कमरों के अंदर ही छोटे छोटे हौज बनाए हुए थे। पिछले 2 रोज से मैं भी इमरान के साथ ही था और इस गैर मामूली मेहमान नवाजी का तजुर्बा कर रहा था जो यहाँ इमरान के हिस्से में आई थी। यह हद से बड़ी हुई इज्जत अफजाई कभी कभी इमरान को भी परेशान कर देती थी। 26 तारीख की शाम को चंद नहायत खुशपोश अफराद इमरान से मिलने के लिए आए। उनके चेहरे ही बता रहे थे कि वो मालो दौलत के अंबार पर बैठे हुए लोग हैं। इनमें से 2 सफ़ेद फार्म थे, जिनमें से एक की नाक बिल्कुल टमाटर की तरह सुर्ख थी। वो जापानी थे। एक अरबी और एक का ताल्लुक मलेशिया या सिंगापुर वगैरह से था। इनकी तवज्जो का मरकज इमरान ही था। इन्होंने घुल मिलकर इमरान से बातें की। इनकी दिलचस्पी रिवाल्वर के उस खेल में थी जिसे इमरान कई बार कामयाबी से खेल चुका था। 1-6, 2-6 और 3-6 का खेल। इन अफराद में से कई एक के दिल में यह ख्वाहिश तभी हुई थी कि इमरान मुंह मांगे मुआवजे पर इन्हें इस खेल की कोई झलक दिखाए, मगर यह ख्वाहिश किसी की जुबान पर नहीं आई। वो सब जानते थे कि सिर्फ 2 दिन बाद इमरान को एक बहुत बड़े शो का हिस्सा बनना है, एक बहुत बड़ा इनामी गेम। इस गेम में शमूलियत की खातिर पिछले महीनों में इमरान को इंडिया और पाकिस्तान के तूल अर्ज में दीवाना वार ढूंढा गया था और अबरियान साहब की खुशकिस्मती से वो यहाँ मौजूद था। ये लोग वापस गए तो इमरान सर पकड़कर बैठ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा बांस पर चढ़ा रहे हैं ये लोग। अगर बेइज्जती खराब होगी फिर ये चाहता है कहीं भाग जाऊँ। भाग जाओगे तो बेइज्जती खराब नहीं होगी। चलो, आंखों के सामने तो नहीं होगी। पीठ पीछे तो बड़े बड़े लोग बेइज्जत हो जाते हैं, मगर तुम तो मीडिया के बंदे हो। तुम तो बेइज्जती करने वाले तबके से हो। बेइज्जती करवाने का तो कोई तजर्बा ही नहीं है तुम्हें। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो ये भी पता नहीं कि जब बेइज्जती हो रही हो तो किस तरह का मुंह बनाते हैं, बेइज्जती के बाद किस तरह नीचे नीचे होकर खिसकते हैं और फिर कैसे दोबारा से ठीठ बनकर दिखाते हैं। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ रहनुमाई फरमा सकते हो? मैं मुस्कुराया। तुम हाथ धोकर अपनी बेइज्जती के पीछे ही क्यों पड़ गए हो सकता है कि वाकई तुम्हें इज्जत मिल जाए जिससे तुम पैदाइशी तौर पर महरूम हो। यार सिर्फ 3 सवालों के दुरुस्त जवाब और एक बहुत भारी रकम यान विलियम के अकाउंट में। इसमें से कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी मिलेगा। मैं इसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर बेइज्जती हुई तो आधी फिर तुम करवाओगे। 10 धक्के पड़े तो 5 तुम्हारे, 5 मेरे। 20 कलमा हाय लानत फटकार सुनने पड़े तो 8 मेरे, 12 तुम्हारे। भाई ये लानतों के खाते में डंडी क्यों मार रहे हो? मैंने पूछा। मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। तुम्हारे इन सवालों की वजह से ही मेरा सर पिलपिला हो गया है। अब जो नाकामी भी हिस्से में आएगी
इस पिलपिले दिमाग की वजह से ही आएगी। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। सजा तो मिल रही है मुझे, रात दिन तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तो ठीक है, चले जाओ, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। मैं बाकी उठ खड़ा हुआ। अच्छा खुदा हाफिज, कभी कभी खत लिखते रहना। वो पुकारा। इसकी भी जरूरत नहीं, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। और तेरी तो ऐसी कम तैसी बागड़ बिल्ले, मेरी जिंदगी तबाह करके मुझे विधवा बनाकर जाना चाहते हो। उसने जस्ट लगाकर मुझे अकब से चाप लिया। हम दोनों ऊपर नीचे कालीन पर गिरे। मैंने उसकी गुद्दी पर घोंसा जड़ा। जवाबन उसने मेरे पेट में घुटना रसीद किया। हम बाकायदा कुश्ती लड़ने लगे। ड्राइंग रूम की कई बेशकीमत चीजें टूट गईं। बावर्दी मुलाजमीन हक्का बक्का हमें देख रहे थे। पहले तो 2 गार्ड्स ने हमें छुड़ाने की कोशिश की, फिर वो समझ गए कि ये दोस्ताना लड़ाई है। हमने एक दूसरे को नपी तुली ज़रबे लगाई। ये ऐसी चोटें थीं जिनसे शदीद नुकसान नहीं पहुंच सकता था। ये सब कुछ एक तरह से लहू गर्म रखने का बहाना था। हम जब भी इस तरह गुत्थम गुत्था होते थे तो इस तरह इमरान की महारत और मेरी बर्दाश्त का मुकाबला होता था। अचानक इमरान की गर्दन मेरे बाजू में आ गई। उसने औरतों जैसी बारीक आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इस गुंडे से बचाओ। तुम तो फरमा रहे थे मैं तुम्हारा शौहर हूं, तो क्या शौहर जबरदस्ती नहीं कर सकते? उसने तुरंत जवाब दिया और एक बार फिर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मर्दाना पुलिस को बुलाओ। मर्दाना को क्यों? मैंने हाँफती हुई आवाज में पूछा। तनाना पुलिस का बड़ा शौक है तुम्हें, उसने कहा और फिर अचानक मुझे अड़ंगा लगाकर पीछे की तरफ गिरा दिया। अब मैं उसके शिकंजे में था। उसने मुझे जोड़ों की तकनीक से फर्शी ताव लगाया और तकरीबन बेबस कर दिया। कैसा है? उसने पूछा, फिर खुद ही बोला, शौहर होने का झांसा देकर किसी को भी इस तरह बेदस्तो पा किया जा सकता है। अब लगाओ कानों को हाथ। मैंने उसके कानों को हाथ लगाए। बड़े खोचल हो तुम, उसने कहा और पीछे हट गया। मुलाजमीन इस तफसीर से लुत्फ अंदोज हुए थे। इमरान कपड़े झाड़ कर बोला, ये मशरकी और मगरबी औरतें इसी तरह पहले अपने शौहरों को बांस पर चढ़ाती हैं, फिर चारों शाने चित कर देती हैं, ऐसा फर्शी दाव लगाती हैं कि बेचारा हिल भी नहीं सकता। ये जॉर्ज पंजम का नाम सुना हुआ है न तुमने? कहाँ सुना है, मैंने बेजारी से कहा। वो एक ऐसे ही दाव के नतीजे में पैदा हुआ था। बेचारा खुद भी सारी उम्र औरतों से डरता रहा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 3-4 मिनट की धींगा मुश्ती में हमने इस कमरे में लाख 1.5 लाख का नुकसान तो कर ही दिया था। 2 नाहित कीमती गुलदान, एक इम्पोर्टर टेलीफोन सेट और शीशे की एक बड़ी तपाई चकनाचूर हो गई थी। इसी दौरान में जान मोहम्मद साहब और मिस्टर रियान विलियम भी आन वारिद हुए। शानदार ड्राइंग रूम की हालत देखकर वो दंग रह गए। फिर उनकी निगाहें हमारे हुलियों पर पड़ी। वो समझ गए कि यहाँ धींगा मुश्ती हुई है। क्या हुआ है इमरान? विलियम साहब ने परेशान होकर कहा। मैं थोड़ी सी मशक कर रहा था मार खाने की। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। अगर मैं आपकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सका तो मुझे पता है जान अंगल से मेरी बड़ी दिरगत बनेगी। तुम बहादुर आदमी हो, तुम्हें मनफी अंदाज में नहीं सोचना चाहिए, रियान विलियम ने कहा। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि जान साहब तुम्हारे साथ किसी तरह का बुरा सलूक कर सकते हैं। ये तो तुम्हारे बहुत बड़े मद्दाह हैं। मद्दाह ही दुर्गत भी बनाते हैं जनाब। आपने क्रिकेटर्स की शामत आते नहीं देखी। तुम दिलचस्प आदमी हो इमरान। विलियम मुस्कुराया। शुक्रिया जनाब, मगर इस टूट फूट का मुझे वाकई अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम हमारे काबिल कदर मेहमान हो और उस मुकाबले के बाद भी रहोगे। रही नुकसान की बात तो इससे 10 गुना भी हो जाता तो परवाह नहीं। इसके बाद संजीदा गुफ्तगू शुरू हुई। विलियम और जान मोहम्मद साहब ने इमरान को तफसीलात से आगाह किया कि यह खेल किस तरह होगा, रोल क्या है और खेल की टाइमिंग वगैरह किस तरह होगी। इन्होंने बताया कि अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, जापान, इंडिया और यूरोप के कई ममालिक में ये गेम मखसूस टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा। मौका पर भी काफ़ी लोग मौजूद होंगे। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक कसीनो के कारोबार से होगा। इमरान ने पूछा, जनाब एक बात समझ में नहीं आई। अमेरिका या यूरोप के किसी बड़े शहर में होने के बजाय ये शो पाकिस्तान में हो रहा है और लाहौर ही में हो रहा है। ये अच्छा सवाल किया तुमने, विलियम साहब ने कहा। दरअसल इस शो के लिए शहर के इंतखाब का तरीका दिलचस्प है। कुरानंदाजी से 5 शहर मुंतखब किए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। बादजा इन 5 शहरों के बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है और एक कमेटी इनमें से एक शहर का इंतखाब कसरत राय से कर लेती है। इस दफा 5 शहरों की लिस्ट में सिर्फ 2 ही नुमाया शहर थे, कोलंबो और लाहौर। लिहाजा लाहौर का इंतखाब हो गया। ये शो किस जगह मुनक्कद होगा, मैंने पूछा। इसको अभी राज ही रहने दिया जाए तो अच्छा है, फरमानदाम रियान विलियम ने मुस्कुरा कर कहा। मुस्कुराते हुए उसके गालों का गोश्त ऊपर की तरफ सफर करता था और उसकी आंखों को मजीद छोटा कर देता था। शाम 7 बजे के करीब हमें सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने साथ चलने के लिए कहा। ये बड़े चाकू चौबंद, तरबेज याफ्ता और शाइस्ता थे। नाहित मोतबर सिक्योरिटी एजेंसी से ताल्लुक रखते थे। एक बार फिर बड़ी मुआज़रत के साथ हमारी आंखों पर स्याह पट्टी बांधी गई और हमें एक बड़ी स्टेशन वैन में बिठा दिया गया। चांद साहब ने हमें इस सूरत हाल के बारे में पहले ही मुतल्ला कर दिया था। लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर सफर करने के बाद हम एक निस्बतन कुशादा इलाके में निकल आए। आवाज़ों के जरिए शहर की गहमा गहमी हम तक पहुंच रही थी। हम एक खास इवेंट में शिरकत के लिए ले जाए जा रहे थे। इस इवेंट के हवाले से कई तरह का तजस्सुस ज़हन में मौजूद था। इवेंट में हिस्सा लेने वाले गैरी ग्रांट के हवाले से इमरान को जो मालूमात हासिल हुई थी, इनके मुताबिक गैरी रियान विलियम का सगा भतीजा नहीं था। एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक रखता था और यह पढ़ी लिखी फैमिली थी।
इस इनामी मुकाबले के हवाले से रियान विलियम की नजर इंतखाब गैरी पर पड़ी थी। इमरान की मालूमात के मुताबिक गैरी जल्दी बीमारी बर्स में मुब्तला था। करीबन 15 मिनट के मजीद सफर के बाद हम एक जमीन दोज पार्किंग लॉट में रुके। हमारी आंखों पर अब भी पट्टियां थीं। हमें किसी नीम गर्म कॉरिडोर से गुजार कर एक वसी जगह पहुंचाया गया। अंदाजा हुआ कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। हमारी आंखों से पट्टियां हटाई गईं। हमने खुद को एक आरामदेह कैबिन में पाया। यहाँ सोफे थे, मेज पर सॉफ्ट ड्रिंक्स और विस्की वगैरह मौजूद थी। एक तरफ 2 फोन सेट भी बड़े थे, एक सुर्ख एक सब्ज। कैबिन में सामने की तरफ तकरीबन 8 अरब 12 फुट का शीशा लगा हुआ था। हमने एक नीची छत वाला गोल हाल देखा। इस जदीद हाल के चारों तरफ आरामदेह नशिस्तों पर 200-250 के करीब अफराद मौजूद थे। ये सब एलीट क्लास के खुशपोश लोग थे। 2 दर्जन के करीब खवातीन भी इनमें शामिल थी। इनमें हर रंग के अफराद नजर आ रहे थे, जापानी, यूरोपियन, मशरकी वस्ता के बाशिंदे और रशियन वगैरह। इस गोल हाल के बीचों बीच शीशे का एक शानदार चैम्बर था। यह चैम्बर भी गोलाई में था और उसके अंदर 2 नशिस्तें मौजूद थी। इस चैम्बर की ऊंचाई हाल के फर्श से 8-10 फुट ज्यादा थी। इस गोल चैम्बर की लाइटिंग इस तरह से की गई थी कि एक जाज़बे नजर रोशनी में डूबा हुआ नजर आता था। चैम्बर के अंदर एक तरफ स्कोर बोर्ड था जिसे चारों तरफ से बआसानी दिखाया जा सकता था। हमारे कैबिन में जान मोहम्मद साहब पहले से मौजूद थे। इमरान ने पूछा, जान अंकल, आपको भी पट्टी बांध कर लाया क्या? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मेरा ख्याल है कि यहाँ मौजूद सारे तमाशाई इसी तरह लाए गए हैं। वजह? इमरान ने पूछा। वजह तो यही लोग बता सकते हैं और बताएंगे नहीं, जान मोहम्मद साहब ने कहा। मौका पर मौजूद लोगों का जोशो खरोश इतनी था। एक अजीब सी सनसनी ने हर शख्स को अपने हिसार में लिया हुआ था। जदीद किस्म के टीवी कैमरे इन तमाम मनाजिर की कवरेज कर रहे थे। इन कैमरों को इस तरह इंस्टॉल किया गया था कि वो मंजर की मजमूई दिलकशी पर असरअंदाज नहीं हो रहे थे। मौसीकी की धुनें दिलों को गरमा रही थीं। इसी दौरान में फरमा अंदाम रियान विलियम और इसके साथ 2 खुशपोश दोस्त भी कैबिन में आ गए और नशिस्तों पर बैठ गए। इनमें टमाटर की नाक वाला 40-42 साला शख्स भी था। और फिर फुल लाइट्स के साथ शो का आगाज हो गया। एक लंबा तिरंगा खुश लिबास सफेद फाम शीशे के चैम्बर में दाखिल हुआ और हाल तालियों से गूंज उठा। जान साहब ने सरगोशी में बताया, ये मशहूर अमेरिकी चैनल CNN का एक होस्ट है। खास शक्ल कुछ पहचानी हुई लग रही है, इमरान ने कहा। अमेरिकन कंपेयर अपनी खूबसूरत पाठदार आवाज में बोला, ख्वातीनो हजरात, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हम इस शो का आगाज करते हैं जिसके लिए आपकी निगाहें और समातें करीबन 8 माह से मुंतजिर थीं। दुनिया भर में मौजूद अपने अनगिनत नाजरीन तक मेरा सलाम पहुंचे। इस तमहीद के बाद कंपेयर ने कहा, पिछले शो के आखिर में आपने देखा था कि हमारे ज़हीन और खुशकिस्मत दोस्त मिस्टर गैरी ग्रांट ने कामयाबी से खेल के पहले 3 मरहले तय कर लिए थे बगैर कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल किए। वो चौथे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अब तक के असाब शिकन मुकाबले में इन्होंने जो इनामी रकम अपने नाम की है, इसकी मालियत $2 मिलियन है। अब मैं इन्हें तशरीफ लाने और फिर से हार्ड सीट पर बैठने की दावत देता हूँ। मिस्टर रियान विलियम का मुबैजना भतीजा गैरी ग्रांट नपे तुले कदम उठाता हुआ चैम्बर में दाखिल हुआ। अब नताया की तरह उसका जिस्म भी फरवही की तरफ माइल था। उसने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई थी, ऐनक लगा रखी थी और 3 पीस सूट पहन रखा था। मजमूई तौर पर वो एक शाइस्ता नौजवान दिखाई देता था। उसकी शख्सियत की नुमाया बात उसके चेहरे के सफेद दाग थे। फुलबेरी के ये दाग ज्यादा फैले हुए तो नहीं थे, फिर भी उसकी शबात को दागदार करते थे। गैरी हार्ड सीट पर विराजमान हुआ तो हाल तालियों से गूंज उठा। हैंडसम कंपेयर ने रस्मी कलमात की अदायगी के बाद गैरी हार्ड का हाल चाल पूछा, इसके दिल की धड़कन और सांसों के हलचल के बारे में मालूमात हासिल की। फिर इस सनसनीखेजी को आगे बढ़ाते हुए वो गैरी के सामने आ बैठा और अनाउंसमेंट के अंदाज में बोला, तो हाजरीन, हम इस सनसनीखेज मुकाबले का आगाज करते हैं। अब मिस्टर गैरी के सामने सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हैं। हर सवाल के सही जवाब के बाद इनकी इनामी रकम दुगनी हो जाएगी और तीसरे सवाल के जवाब के बाद ये पहुंच जाएंगे ग्रैंड प्राइज यानी $16 मिलियन तक। जी नाज़रीन, $16 मिलियन मकामी करेंसी में करीबन 120 करोड़। हाल एक बार फिर जोरदार तालियों से गूंज उठा। इस मेगा शो के हाजरीन में कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। फुटबॉल के एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और बॉलीवुड के एक एक्टर को हम दूर से भी पहचान सकते थे। कंपेयर ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन अगर खेल के किसी भी मरहले में मिस्टर गैरी को सवाल मुश्किल महसूस हो और इन्हें जवाब देने में खतरा नजर आए तो वो इस खेल को छोड़ सकते हैं। ऐसी सूरत में वो जीती हुई रकम के हकदार होंगे, लेकिन अगर वो गलती से गलत जवाब दे बैठे तो फिर इन्हें इक्तफा करना होगा। इब्तदाई इनामी रकम यानी सिर्फ $65,000 पर, और यही इस खेल की सारी खूबसूरती है। हाल में एक बार फिर तालियां गूंजी। कुछ देर के बाद खेल के इस अहम मरहले का पहला सवाल स्क्रीन पर नमूदार हुआ। सवाल कुछ यूं था, नीला रोमाल एक मारूफ फन पारे का नाम है।
इसका ताल्लुक दूसरी जंग अजीम से है। ये फन पारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नावल, ऑप्शन नंबर 2 पेंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 गीत, ऑप्शन नंबर 4 फिल्म।